जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 11 अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उदारीकरण की नीति क्या है। उदारीकरण की नीति का अर्थ है कि जब पहले अंग्रेज हमारे देश में थे तो वो हमारे देश में क्या थे कि व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन वो हमारे देश में क्या करने लगे, शासन करने लगे। हमारे देश में राजा बन गए और हमारे देश पर शासन करने लगे। तब फिर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, तो फिर क्या हुआ कि हमने कुछ कठोर नीति अपनाई कि हम पूरे विश्व के साथ कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन 1991 में क्या हुआ, जब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक हालात में चल रही थी, तो फिर उदारीकरण की नीति अपनाई गई। उदारीकरण की नीति क्या थी कि जो कठोर नियंत्रण लगाए गए थे कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं रखेंगे, उन नियंत्रणों को जो है वो धीरे धीरे उदार बनाया गया। तो नाम में ही है उदारीकरण क्या है कि कठोर नियंत्रण की नीति को उदार बनाना क्या कहलाएगा, उदारीकरण कहलाएगा। और जिससे देश में जो आर्थिक विकास है उसकी गति तीव्र हो सके। तो ये आपको चाहे उदारीकरण आए, निजीकरण आए या वैश्वीकरण या आर्थिक विकास वाली लाइन, सब में आना है, वो प्रक्रिया सब में आना है। तो उदारीकरण क्या है, जो कठोर आर्थिक नियंत्रण है उनको हटाकर क्या करना, उनके स्थान पर उदार नीति को अपनाना, जिससे कि आर्थिक विकास तीव्र गति से हो सके। इसके लिए सरकार द्वारा क्या किया जाता है, सबसे पहले तो कोटा, मतलब इतने से ज़्यादा वस्तुओं का आयात नहीं होगा, ये क्या हो गया, कोटा। और प्रशुल्क का मतलब है कि अगर बाहर से कोई वस्तु हमारे देश में आएगी तो उस पर सरकार शुल्क लगाएगी, टैक्स लगाएगी। तो इसके चलते विदेशी हमारे देश के साथ व्यापार नहीं करते थे, तो धीरे धीरे सरकार ने कोटा को भी खत्म कर दिया और कोटा और प्रशुल्क को कम कर दिया और कुछ को हटा दिया। दूसरा क्या है, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए पहले क्या होता था कि जो प्राइवेट सेक्टर था और उस पर भी कठोर नियंत्रण था, लेकिन अब उसकी जो है उद्योग में भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया कि जो लाइसेंस प्रणाली थी उसको उदार बनाया। अब ज़्यादा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने कैसे याद रखेंगे कि उदारीकरण की नीति क्या थी। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, कठोर आर्थिक नीति के स्थान पर उदार आर्थिक नीति को अपनाया जाता है, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज हो सके। इसमें कोटा और प्रशुल्क अवरोधों को या तो कम किया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए लाइसेंस प्रणाली को भी उदार बनाया गया है। अगला है वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण, जिससे कि आर्थिक विकास की गति तेज हो सके। ये वाली लाइन सब में आना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी या बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान करता है। मतलब पूरे विश्व में वस्तु, सेवा, पूंजी तथा बौद्धिक संपदा का बिना रोक टोक आवागमन संभव है वैश्वीकरण के कारण। इसमें व्यापार की न्यूनतम लागत, मतलब व्यापार में जो लागत आती है उसको, किसी भी वस्तु के निर्माण की जो लागत है उसको कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है, जैसे कि वो विश्व व्यापार में प्रतियोगी बन सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, लागत को कम करते हैं। तो हमने क्या देखा, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज हो सके। इसमें वस्तु, सेवा, पूंजी तथा बौद्धिक संपदा का निर्बाध रूप से आवागमन संभव होता है। इसमें लागत को कम करके प्रतियोगिता में वृद्धि की जाती है। फिर है
भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? पहला तो क्या है, जनसंख्या इतनी अधिक है कि सरकार जो है उसकी पूरी पूंजी जो है वो इनके पालन पोषण पर ही, जनसंख्या के भरण पोषण पर खर्च हो जाती है। और जो है आर्थिक विकास के कार्यों के लिए पूंजी उपलब्ध नहीं होती, जिससे कि जो विकास तीव्र गति से होना था वह कम होता है और निर्धनता में वृद्धि होती है। दूसरा है बेरोजगारी। जो लोग हैं उनके पास कोई भी काम नहीं है, और काम नहीं होने के कारण उनकी आय नहीं है, और आय नहीं होने के कारण वो अपनी जो न्यूनतम आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाते, रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं कर पाते, इसलिए वे निर्धन हैं। तो ये दो कारण हुए, जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी निर्धनता के। फिर है 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की। इसका क्या अर्थ है? तो ये 2014 में वित्तीय समावेशन के लिए प्रारंभ की। वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि जो बैंक हैं उनमें हर व्यक्ति जो है, चाहे वो गरीब हो या बिल्कुल भी आय का स्रोत ना हो उसके पास, तो सभी के खाते जो हैं बैंक में होना चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे? वित्तीय समावेशन। ऐसा क्यों किया गया? जिससे कि जो गरीब लोगों को सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ देती है वो सीधे उनके जो है अकाउंट में पैसा जमा हो सके। ज़ीरो बैलेंस पर भी, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो ज़ीरो बैलेंस पर भी खाते खोले जाएं। तीसरा, इसमें जो पैसा जमा होता है उस पर जो है ब्याज तो मिलता ही है, लेकिन ब्याज के साथ साथ यदि किसी व्यक्ति की कोई भी दुर्घटना हो गई है तो उसको दुर्घटना का एक जो है बीमा भी उपलब्ध कराया जाता है। तो 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना क्यों प्रारंभ की गई? वित्तीय समावेशन के लिए। इसमें सभी लोगों के खाते खोले गए जिससे कि उन तक लाभ उनके खाते तक पहुंच सके। ज़ीरो बैलेंस में खाते खोले गए और केवल ब्याज नहीं प्रदान किया गया बल्कि बीमा कवर भी प्रदान किया गया इसके अंतर्गत। इसके बाद है कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत क्या है? मानव पूंजी निर्माण का अर्थ होता है कि व्यक्ति को शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ बना दिया जाए जिससे कि वो अधिक धन कमा सके। तो व्यक्ति अधिक धन कमाने के योग्य कैसे बनेगा? वो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत होंगे। पहला तो यदि हम व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दे दें तो अच्छी शिक्षा से वो कुशल और योग्य बनेगा और अधिक धन कमाएगा जिससे कि मानव पूंजी निर्माण हो सकेगा। तो पहला क्या हो गया कि हमें क्या करना चाहिए? अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमें जो है स्वास्थ्य सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ज़्यादा काम करेगा और अधिक धन कमाने के योग्य बन सकेगा। तीसरा है प्रशिक्षण, यानी जो लोग हैं उन्हें कोई ना कोई कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इसीलिए सरकार जो है वो क्या करती है? तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है जिससे लोगों की योग्यता में वृद्धि हो और वे अधिक धन कमा सकें। अगला है ग्रामीण विकास का अर्थ बताइए। ग्रामीण विकास का अर्थ होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनके लिए मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। आधारभूत सुविधा का अर्थ होता है कि आधारभूत सुविधा का अर्थ यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनमें बिजली, पानी सभी की सुविधाओं का विकास किया जाए। कृषि एवं गैर कृषि सुविधाओं को प्रदान किया जाए। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत आगत जो हैं खाद, बीज, उर्वरकों को हम क्या बोलते हैं? आगत उपलब्ध कराई जाए। रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। फिर कृषि साख का क्या अर्थ है? साख मतलब होता है ऋण, यानी कृषि कार्यों के लिए जो ऋण लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कृषि साख। कृषि साख का अर्थ उस साख से है जिसकी आवश्यकता कृषि कार्य के लिए होती है। साख यानी ऋण। अब ऋण किस किस के लिए लिया जाता है? कृषि आगत यानी खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीदने के लिए। दूसरा, पशु खरीदने, कुआं खोदने और कृषि उपकरणों की मरम्मत करने के लिए। फिर कृषि भूमि को खरीदने
भूमि को कृषि योग्य बनाने, कुएं खुदवाने, महंगे कृषि यंत्र खरीदने या पुराने ऋण को अदा करने के लिए ऋण लिया जा सकता है। तो साख का अर्थ क्या होता है? ऋण। फिर है कृषि विपणन। विपणन का अर्थ होता है विक्रय। यानी सामान्यतः कृषि विपणन का अर्थ क्या समझा जाता है कि जो कृषक है और एक व्यापारी है, इनके बीच जो कृषि पदार्थों का क्रय विक्रय होता है उसे हम क्या मान लेते हैं? कृषि विपणन। लेकिन कृषि विपणन का अर्थ बड़ा है, क्योंकि कृषि विपणन में हम फसल को एकत्रित करते हैं, फिर उसको श्रेणीकरण करते हैं, प्रमापीकरण करते हैं, मोटी फसल अलग करते हैं, पतली अलग करते हैं, तो वो प्रमापीकरण, उनको ग्रेडिंग देते हैं। ये सारी चीज़ें संरक्षण यानी उनको गोदामों में रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कृषि विपणन के अंतर्गत आती हैं। एस के रे ने कृषि विपणन की क्या परिभाषा दी है कि कृषि बाजार, मतलब जो कृषि बाजार है उसमें कृषि सामान एवं कृषि पदार्थों का क्रय विक्रय। कृषि बाजार में कृषि का जो सामान है उसका क्रय विक्रय और उनके सापेक्षिक मूल्य को निर्धारित करना क्या कहलाता है? कृषि विपणन कहलाता है। कृषि विविधीकरण क्या है? कृषि विविधीकरण का अर्थ होता है कि एक किसान केवल एक फसल अपने खेत में बोता है, तो उसके स्थान पर वो क्या करने लगे कि विविध प्रकार की जो फसलें हैं वो अपने खेत में बोने लगे, तो कृषि विविधीकरण होगा। अब क्या होता है कि जो किसान है वो फसल, मान लीजिए पानी नहीं है तो फसल कोई सी भी हो चौपट हो जाएगी, तो वो खेती के साथ साथ पशुपालन करे, मुर्गी पालन करे, बागवानी करे, व्यापारिक फसलों का उत्पादन करे, दुग्ध उत्पादन करे, मछली मधुमक्खी पालन, ये सारे कार्य करे, तो उसकी जो आय है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसी को हम कृषि विविधीकरण यानी विविध प्रकार के, केवल एक फसल की खेती के स्थान पर विविध प्रकार की फसलों की खेती करना, इस खेती के साथ पशुपालन, बागवानी आदि क्रियाएं करना, और जिससे कि कृषक की आय में वृद्धि हो सके, उसे हम कृषि विविधीकरण कहते हैं। फिर है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत कृषि आएगी, आपकी बागवानी आएगी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा वानिकी यानी वनों को समृद्ध करना, फिर मछली पकड़ना, और खनन यानी जमीन के नीचे से जो भी कच्चा लोहा आदि निकालना, कोयला निकालना, ये सारी क्रियाएं किस में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। सो थैंक यू।